आज ये सल्तनत मेरी होगी। इस ताज पर सिर्फ मेरा हक है। अचानक वो ताज उसके हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिरने के बजाय खुद ब खुद हवा में तैरने लगता है। ये क्या? ये ताज हवा में कैसे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं। भैरव ताज को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन ताज किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से वापस जलते हुए महल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। नहीं 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 नहीं, वापस आओ, वापस आओ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ताज आग की लपटों को चीरते हुए महल के सबसे गहरे गलियारे में गायब हो गया। वो अभी जिंदा है, वारिस जिंदा है। रूहों का पहरा अभी उस सिंहासन पर है। महल की दीवारें गिरने लगी और ऐसे ही 18 साल बीत गए। वहीं दूसरी तरफ एक लकड़हारा वीर रहता था। एक दिन वीर अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर निकल रहा होता है कि तभी शांति कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तक? माँ, मैं जंगल से लकड़ी काटने के बारे में सोच रहा था कि आज कुछ ज्यादा ही लकड़ियाँ काट लेता हूँ, जिससे कि हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आज मैं भी चलती हूँ बेटा, तुम्हारी लकड़ियाँ काटने में मदद करूँगी। क्या बात कर रही हो माँ? तुम्हारे घुटने में तो वैसे भी तकलीफ रहती है। तुम कहीं मत जाओ, तुम बढ़िया अपने घुटने में मालिश वालिश करो, आराम करो। नहीं बेटा, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम अकेले मेहनत करती हो और मैं दिन भर बैठी रहती हूँ। चलो तो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। शांति और वीर निकल पड़ते हैं घने जंगलों में। दोनों बैठकर लकड़ियां काटने लगते हैं कि तभी वहाँ से एक लड़की नैरा भागते हुए आती है और वीर के सामने खड़ी हो जाती है। मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। अरे 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 अरे, कौन हो तुम और इस तरह से भाग क्यों रही हो? क्या हो गया? कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? बताओ कौन है, क्या हो गया बताओ। नैरा बिना कुछ कहे सामने की दिशा की ओर भाग जाती है। अरे अरे सुनो, सुनो, बताओ भला, आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई। पता नहीं कौन लड़की थी, क्यों इस तरह से भाग रही थी? देखा माँ, समझ नहीं आता आखिरकार इसको हो क्या गया। माँ, मुझे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्या कहती हो? तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? मत जा, ऐसी लड़कियों पर भरोसा करना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जान मुसीबत में डाल सकती है। देखो माँ, ना ही वो मेरी कोई प्रेमिका है और ना ही हमारी कोई रिश्तेदार है, लेकिन इंसानियत के नाते हमारा फर्ज क्या बनता है बताओ भला। वीर नैरा के पीछे भागता है और एक खंडहर में पहुंच जाता है, जहां नैरा उसे बांध देती है। तुम समझते हो कि तुम इतनी आसानी से सब कुछ हासिल कर सकते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आखिरकार तुम हो कौन और किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होगी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था, उल्टा तुम मुझे परेशान कर रही हो। छोड़ो मुझे। अब तुम नहीं जा सकते और जो मैंने अब सोचा है वह मैं पूरा करके ही रहूंगी। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। नैरा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वीर अकेला रह जाता है। क्या करूं मैं अब? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मैं तो उस लड़की को बचाने आया था, लेकिन उल्टा मुझे उसने ही खंडहर में बंद कर दिया। किसी भी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। कोशिश करता हूँ खोलने की। वीर जैसे तैसे करके अपने हाथों की रस्सियां खोल देता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। आखिर वो लड़की थी कौन और ये मुझे इस तरह से बांध कर क्यों गई? आखिर उसका मकसद क्या था? खैर छोड़ो, मुझे अभी घर जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वीर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी नजर सामने जंगलों पर जाती है। ये मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जंगल मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जंगल का और मेरा कोई पुराना नाता हो, पर ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना ही है। मैं पहले घर जाता हूँ। वीर सामने की तरफ बढ़ता है। अरे ये क्या? मैं तो इधर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ? अब लेकिन चलो,
अब जहां भी जा रहा हूं जाकर देखो तो सही कि आखिर ये मैं जा कहां रहा हूं, मुझे मंजिल कहां ले जाएगी। अब वीर ना चाहते हुए भी आगे निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है। तभी खंडहर के अंदर चारों तरफ सिर्फ जले हुए सामान दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वीर घबरा जाता है। अरे ये खंडहर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये महल मुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस महल का हिस्सा हूँ। मुझे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मुझे इस महल का अब क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कि तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ सामने एक ताज प्रकट हो जाता है। ताज को देखते ही वीर घबरा जाता है। अरे ये कैसा ताज है और ये तो हवा में तैर रहा है। चलो इसे लेकर देखता हूँ। फिर वीर जैसे ही उस ताज को पकड़ता है कि अचानक तेज रोशनी के साथ उसकी आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगता है। भीमगढ़ राज्य में राजा राजवीर अपनी पत्नी रानी मृणाल के साथ रहते थे। रानी का सबसे चहेता उसका भाई भैरव, जो कि रानी मृणाल के साथ इस राज्य में आया था, और वहीं रानी का पुत्र वीर, जो अब 14 वर्ष का हो चुका था। पूरे राज्य में राज्य के नए उत्तराधिकारी की चर्चा चल रही थी। महाराज, अब वक्त आ गया है कि हमें अपना वारिस चुनना होगा, और राजकुमार भी अब 14 वर्ष के हो गए हैं, और हमारे राज्य का सभी राज्य से अलग नियम है कि यहाँ 16 वर्ष होते ही हमें राजकुमार का राज्याभिषेक करना होता है। मंत्री, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारा पुत्र तो 14 वर्ष का हो ही गया है। मैं भी उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब हमारा पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा। दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूर खड़ा भैरव ये सारी बातें सुन लेता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं इतने वर्षों से जीजा और अपनी बहन की सेवा कर रहा हूँ, तो क्या झक मराने के लिए कर रहा हूँ? इस राज्य का वारिस कोई और नहीं बनेगा। ये राज्य मुझे चाहिए। हाँ। वो परेशान होकर ये बात सुनकर राजमहल से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर 2 दासी और 2 सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक कहता है, देख घोचू, जरा इस भैरव को देख। देख तो चाल देख इसकी, ऐसे चलता है जैसे यहाँ का राजा यही हो। पूरे 15 बरस से महाराज के राज्य में बोझ बनकर बैठा हुआ है। अबे घोंचू, बात तो तू बिल्कुल ठीक कहता है। अरे कौन भला अपनी बहन के ससुराल में पूरा जीवन काटता है? इसमें तो शर्म नाम की एक चीज भी नहीं है। देखो तो। अरे तो कर भी क्या सकते हैं, बेचारे का राजपाट पड़ोस राज्य के दुश्मन राज्य के राजा ने हड़प लिया। ये तो बेचारा बेघर हो गया। कृपा हो महारानी की जो यहाँ रहने दे रहे हैं। अरे जाएगा कहाँ, बहन के टुकड़ों पे ही पलेगा। कहीं ठौर ठिकाना तो है नहीं इस घोचू का। दोनों सैनिक इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा भैरव ये सारी बातें सुन लेता है। बातें सुनकर उसका खून खौलने लगता है। मैं थक गया हूँ ये ताने सुनते 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 सुनते। ये महल के सभी सैनिक दासी मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते। किसी की नजरों में मेरी कोई एक रत्ती की इज्जत नहीं है। मुझे बोझ समझते हैं। अबे सालों, तुम मुझे बोझ समझते हो ना, लेकिन मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। बस एक बार यहाँ का राजा बन गया ना, उसके बाद मैं तुम सबसे चुन चुन के बदला लूंगा। ऐसा घोंचू बनाऊंगा तुम सबको ना। मुझे घोंचू कहते हो, अपने होने वाले राजा को घोंचू कहते हो ना। देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। भैरव गुस्से से आग बबूला होकर महल से निकल पड़ता है कि तभी पीछे से दासी कालिका भी भैरव के पीछे दौड़ती है, और भैरव एक पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने लगता है कि तभी कालिका उसके सामने बैठ जाती है। भैरव, जब तुम उदास होते हो तो तुम इसी तालाब के किनारे आकर बैठते हो। मुझे तुम्हारी ये हालत अब और देखी नहीं जा रही है। कालिका, एक तुम ही तो हो जो इस पूरे महल में मुझे समझती हो, पर मैं क्या करूं अब।
मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ और सभी की बोलती बंद करना चाहता हूँ। पर मेरी बहन और बहनोई ने भी अपने बेटे के मोह माया में मुझे नजरअंदाज कर रखा है, जबकि 15 बरसों से मैं अपनी बहन और अपने जीजा का इतना ध्यान रख रहा हूँ। देखो, मैं एक घाटी का नाम जानती हूँ। वहाँ एक बहुत ही बड़ा मसान है। उस मसान में बैठकर अगर तुम काल देव का 2 वर्षों तक तप करो, उसके बाद तुम्हें ऐसी असीम शक्तियाँ मिल जाएंगी कि तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो, और जिन जिन ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है तुम उन सब से बदला ले सकते हो और अपने इस राज्य का स्वामी बनकर जी सकते हो। क्या सच में? हाँ, अभी 2 वर्ष राजकुमार के होने में वक्त है और इस 2 वर्ष में तुम असीम शक्तियाँ हासिल कर सकते हो। तुम्हें अभी और इसी वक्त उस मसान की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इन 2 वर्षों में अगर कोई पूछेगा तो तुम क्या कहोगी? चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी, बस तुम चले जाओ अभी इसी वक्त। भैरव वहाँ से उतरता है और घने जंगलों की तरफ चला जाता है। तभी कालिका कहती है, मुझे अब जाकर किसी भी तरह महाराज और महारानी को यकीन दिलाना होगा कि भैरव पड़ोसी राज्य संधि के लिए गया है। फिर कालिका मुस्कुराते हुए राजमहल आ जाती है और तभी राजा राजवीर कहता है, अरे कालिका, तुम यहाँ हो तो भैरव कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? महाराज, वह पड़ोसी राज्य जो हम पर आक्रमण बार बार कर रहा था, भैरव वही राज्य के काम की वजह से उस राज्य में गए हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको और महारानी को बता दें। अच्छा, चलो ठीक है। जब से मेरा भाई इस राज्य में रहा है, कभी हमें कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई। आज वे गया है जी। हाँ रानी मृणाल, तुम ये भी ठीक कहती हो। चलो, वो अगर गया है तो वो जरूर हमारे बारे में कुछ भला सोच कर ही गया होगा। फिर दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी कालिका कहती है, अब देखो महाराज और महारानी, बहुत हो गया कि आप दोनों ने उसकी सेवा पर ऐसो आराम कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस राज्य की रानी बनूंगी और इसे इस राज्य का महाराज बनाकर मैं दुनिया की वह सारी सुख सुविधा अपने कदमों में रखूंगी जो इतने वर्षों से आप दोनों के कदमों में है। कालिका रहस्यमयी तरीके से हंसते हुए वहाँ से अपने कार्य में लग जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 2 वर्ष गुजर जाते हैं। तभी राजमहल में जोरों शोरों से राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। मंत्री जी, आज तो हमारे पुत्र का 2 वर्ष हो गया है, तो अब जल्दी से राज्याभिषेक की तैयारी करिए। सारी तैयारी हो गई है महाराज। अब बस राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाकर हमें ये जादुई ताज उन्हें पहनाना होगा ताकि हमारे राज्य में इसकी मदद से और शक्तियां बढ़ सके। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सैनिकों, जाओ राजकुमार वीर को बुला कर लाओ, जाओ। सैनिक वहाँ से निकल पड़ता है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर भैरव आ जाता है और भैरव एक अघोरी के वेश में आता है, जिसे देखते ही राजा राजवीर कहता है, भैरव, ये तुम्हें क्या हो गया है? नहीं महाराज, अब इस राज्य का महाराज मैं बनूंगा। ये जो तख्त और ताज है ना, ये सब अब मेरा होगा। भैरव, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? और ये बताओ, 2 वर्षों से तुम थे कहाँ? खैर छोड़ो, अब ये सारी बचकारी हरकतें छोड़ो। आज वीर का राज्याभिषेक है, जाओ अच्छे से राजसी कपड़े पहन के आओ, जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए महाराज, मैं क्या करने वाला हूँ। ओम ह्रीं क्लीं इतने में ही ह्रीं क्लीं। भैरव मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कि राजा राजवीर वहीं अपनी आखिरी सांसें गिन देता है। हाँ? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने महाराज को जान से मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम मुझे क्या मारोगे मंत्री, पहले अपने आप को तो बचाओ, इस राज्य को बचाओ, क्योंकि अब मैं पूरे राज्य को ही जला दूंगा। सब मर जाओगे और फिर उस तख्त को बचाकर मैं अपना एक नया साम्राज्य बसा लूंगा, जहां सब कुछ मेरे इशारों पर चलेगा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। इतना कहते ही भैरव एक ज्वाला मंत्र पढ़ने प्रकट लगा, हो। जिससे कि पूरी हवेली में आग लग जाती है और धू-धू कर हवेली जलने लगती है। वहीं रानी वीर को तैयार कर रही होती है कि तभी सैनिक भागते हुए आता है। हाँ, महारानी, महारानी जल्दी से आप राजकुमार वीर को लेकर महल के पीछे वाले दरवाजे से निकलिए, जल्दी चलिए। क्या हो गया? तुम इतनी घबरा क्यों रहे हो? पूरे राज दरबार में आग लग चुकी है
और आपका भाई भैरव एक अघोर विद्या करके बहुत सारी काली शक्तियां सीख कर आया है। वो इस राज्य का राजा बनना चाहता है महारानी, और अगर इस समय राजकुमार वीर उसके सामने आ गए ना तो वो इसी वक्त उन्हें जान से मार देगा। मैं कहता हूँ आप जाइए, मैंने रास्ता आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया, आप जाइए, जल्दी जाइए। तभी रानी मृणाल बिना कुछ कहे वीर को लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। माँ, ये मामा हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा अभी ये सब सवाल मत पूछो, बस हमें राजमहल से निकलना है, चलो यहाँ से चलती हैं। फिर रानी मृणाल जल्दी से वीर को लेकर राजमहल के पीछे वाले दरवाजे से निकल पड़ती हैं और घने जंगलों में जाते हुए एक साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाती हैं। रानी मृणाल, तुम इस हालत में? क्या हो गया? मेरे भाई ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और पता नहीं महाराज अब किस हालत में होंगी। पूरी राजमहल में आग लगा दी गई है। तभी साधु महाराज अपनी ज्ञान दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, ये क्या? तुम्हारे भाई ने तो पूरे महल में आग लगा दी है। महाराज और मंत्री सभी को जान से मार दिया है, और वो जो तख्त है, वो तख्त को वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा बेटा है, आप इसकी याददाश्त मिटा दो और इसे एक साधारण जीवन जीने के लिए कह दो महाराज, क्योंकि इस वक्त वह तख्त हासिल तो कर लेगा लेकिन ये इसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा और मेरी भाई की शक्तियों के सामने ये नहीं टिक पाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए, क्योंकि ये एक नेक रूह की पहचान है और हमारे राज्य की नेक आत्मा मर जाएगी और मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बच पाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, माँ माँ माँ। ओम। तभी साधु मंत्र पढ़ने लगता है और वीर पूरी तरह से बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। वीर, तुम्हारे लिए यही भला होगा कि तुम आज से 18 वर्षों तक एक साधारण जीवन जियो। फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिससे तुम सर्वशक्तिशाली हो जाओगे। आज से तुम एक लकड़हारे का जीवन जियोगे। वहीं दूसरी तरफ रानी मृणाल भागकर राजमहल जाती है, जहां भैरव उस तख्त को हासिल कर लेता है और कहता है, अब मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। कि तभी उसके हाथ से वो तख्त गायब हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तख्त मेरे हाथ से गायब कैसे हो सकता है? मैंने इसे हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। रुक जा। कि तभी वहाँ पर रानी मृणाल आ जाती हैं और कहती हैं, तू वे तख्त कभी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक असीम शक्ति है और तूने जो पाप किया है वे पाप तुम्हें कभी उसे छूने नहीं देगा। बता, मेरा भांजा वीर कहाँ है? उसे मारूंगा तभी ये ताज मैं हासिल कर सकता हूँ ना, क्योंकि जब तक अगर इस राज्य का असली वारिस जिंदा रहेगा ये ताज मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। तो इतना तो तुझे पता होगा कि तेरा बेटा कहाँ है। बता मुझे, बता कहाँ है मेरा भांजा, बता। थोड़ा तो शर्म कर ले। जब तू 12 साल का था तब से मैं तुम्हें अपने पास लाकर एक अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा की, और तू हमारे राज्य के साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ओहो, ये सब कहने की बातें अगर खत्म हो गई हो तो अब तो तुम्हें मरना होगा। तुम क्या मारोगे मुझे? मेरे पास भी शक्तियाँ हैं जिससे मैं उस ताज की हिफाजत करूंगी और अपने बेटे का इंतजार। इतना कहते ही रानी मृणाल मंत्र पढ़ने लगी और देखते ही देखते उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल पड़ती है और तेज रोशनी के साथ सामने चमक रहे ताज में जाकर समा जाती है। तभी ताज से रहस्यमयी आवाज आती है, बेटा तुम ही वे राजकुमार हो और इस ताज के असली वारिस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक राजकुमार हूँ और आप मेरी माँ हैं। इतना कुछ गलत कैसे हो सकता है? और वो लड़की कौन है जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी? कौन है वो? वह कोई और नहीं बल्कि वह तुम्हारे मामा की लड़की है, वही भैरव की बेटी जो तुम्हें जान से मारकर दोनों बाप बेटी वे ताज हासिल करके इस राज्य पर कब्जा करना चाहती हैं। और वो जो मेरी माँ है शांति, वो कौन है? वह कोई और नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त है जो गरीब परिवार से ही है, लेकिन उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद मैंने साधु महाराज को उसी के यहाँ छोड़ने को कहा था,
तब से वह तुम्हें अपना बेटा बनाकर पाल रही है। तभी वहाँ भैरव अपनी जादुई शक्तियों के साथ प्रकट हो जाता है। उसके साथ उसकी बेटी नैरा भी खड़ी होती है। भैरव की आंखें लाल हो रही थीं और उसकी नजरें सिर्फ उस चमकते हुए ताज पर टिकी थीं। वीर आखिर मेरे भांजे, तुमने इसे खोज ही लिया। चलो अब बस बहुत हुआ। ला बेटा, ला ये ताज मुझे दे दे। अरे बेटा, ये ताज मेरा होगा और मेरा राज्य होगा जिस पर मेरा शासन चलेगा। ला बेटा, ला बेटा, दे दे। हाँ वीर, तुम जैसे साधारण लकड़हारे के सर पर ये ताज शोभा नहीं देता। ये हमारे लिए बना है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पिता को मार दिया और मेरी असली माँ को बरसों तक उस ताज में कैद रखा। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस पाप के साथ राजा बन पाओगे? इस दुनिया में मरते समय सब लोग ज्ञान की बातें क्यों करते हैं? तेरा बाप भी ऐसी ही बातें कर रहा था, तेरी माँ भी और तू भी। चुप कर। अब देख मैं इस ताज को कैसे छीनता हूँ और अपनी शक्तियों से इसे अपना गुलाम बनाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं। भैरव अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ताज की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे जोर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ताज को छूता है, ताज से एक नीली और तेज बिजली निकलती है जो सीधे भैरव के सीने पर जाकर लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये ताज मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? मेरी शक्तियाँ मुझ पर ही पलट रही हैं। नैरा मुझे बचाओ नैरा। पिताजी, ये ताज तो आग उगल रहा है। वीर, इसे छोड़ दो वरना ये तुम्हें भी भस्म कर देगा। वो ताज गद्दारों के लिए आग है नैरा, लेकिन इस राज्य के रक्षक के लिए एक आशीर्वाद है। आज इसका फैसला होकर रहेगा। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस हवा में तैरते हुए ताज को अपने दोनों हाथों में ले लेता है। जैसे ही वीर उस ताज को अपने सिर पर रखता है, एक तेज धमाका होता है और पूरे खंडहर की दीवारें सोने की तरह चमकने लगती हैं। तभी उस ताज के अंदर से एक तेज रोशनी निकलकर जमीन पर आती है और धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगती है। देखते ही देखते वीर की माँ रानी मृणाल, जो 6 वर्षों से उस ताज की कैद में अपनी शक्तियों के साथ सीमित थी, वो बाहर आ जाती है। वीर, मेरा बेटा, मेरा वीर। माँ, क्या ये सच में आप हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। हाँ वीर, आज तुम्हारी सच्चाई और इस ताज की शक्ति ने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया है। अब इस गद्दार का अंत निश्चित है जिसने हमारे परिवार को उजाड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मृणाल, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हें उस रोशनी में समाते हुए देखा था। ये कैसे हो सकता है? तूने सिर्फ मेरा शरीर देखा था भैरव। मेरी ममता और इस ताज की शक्ति को तू कभी समझ ही नहीं पाया। अब तेरा खेल खत्म हुआ मामा भैरव। अब इस राज्य में फिर से नया सूरज उगेगा और तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। भैरव और नैरा को अपनी शक्तियों के आगे बेबस देखकर भैरव अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और रोने का नाटक करने लगता है। मृणाल, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मोह और लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैं तेरा भाई हूँ ना। मैं भूल गया था कि तूने मुझे बेटे की तरह पाला। ए वीर बेटा, मेरे भांजे, क्षमा नहीं करेगा अपने मामा को? ए बेटा। हाँ बुआ, पिताजी बहक गए थे और मैं भी उनके पीछे अंधी हो गई थी। हम एक मौका और दे दीजिए, हम सुधरना चाहते हैं। भैरव, तू मेरा भाई है। मेरी ममता आज भी तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वीर, इन्हें माफ कर दो बेटा, खून का रिश्ता है हमारा। ये क्या कह रही हैं आप माँ? इसने मेरे पिता को मारा, पूरे साम्राज्य को जला दिया और आप कह रहे हैं कि मैं इन्हें माफ कर दूं? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा मामा। वीर, बड़ों से ऐसे बात नहीं करती। मैं इस राज्य की रानी हूँ और ये मेरा फैसला है। भैरव और नैरा हमारे साथ महल चलेंगे। ठीक है माँ, अगर आपको इन गद्दारों पर ही भरोसा है तो आप इनके साथ जाइए। मैं ऐसे महल में कदम भी नहीं रखूंगा जहाँ हत्यारे साथ रहते हों।
वीर गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। रानी मृणाल उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। ये देख भैरव और नैरा एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। देखा नैरा, ममता की बेड़ियां आज भी इसकी कमजोरी है। एक बार महल पहुंच जाए, फिर इस ताज को कैसे हथियाना है और इन माँ बेटों को कैसे ठिकाने लगाना है, ये सब मैं जानता हूँ। बस एक बार महल। पिताजी, राजकुमार तो अब हमसे नफरत करता है, वे हमारे रास्ते में नहीं आएगा। बुआ को अपनी बातों में फंसाना और भी आसान है। कुछ दूर जाकर वीर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। वो मंद मंद मुस्कुराने लगता है। माँ ने भी क्या मस्त खूब अभिनय किया है। अब ये दोनों गद्दार खुद चलकर हमारे जाल में फंस जाएंगे। उन्हें लगेगा कि माँ उन पर भरोसा कर रही है और मैं माँ से नाराज हूँ, पर इन्हें क्या पता कि ये सब इनकी असलियत सामने लाने का एक खेल है, हमारा जाल है। तभी रानी मृणाल भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन वो भैरव की नजरों से छिपी हुई थी। वो दूर से वीर को इशारा करती हैं। भैरव, तूने गिरगिट की तरह रंग बदला है। तू अब शिकार भी तू ही होगा। तुझे क्या लगा कि 18 साल के वनवास ने मुझे कमजोर कर दिया? अब तू खुद अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत करेगा। फिर महल के गुप्त कक्ष में भैरव और नैरा एक साथ खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। देखा नैरा, मेरी बहन मृणाल आज भी उसी ममता के जाल में फंसी है। उसे लगा कि मैंने सच में माफी मांग ली है। आज रात जैसे ही वो सोएगी, मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा और ये ताज हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और फिर राजकुमार वीर, फिर तो अपनी माँ से नाराज होकर महल के दूसरे कोने में मुंह फुलाए बैठा है। उसे तो खबर भी नहीं होगी कि उसकी माँ की आखिरी रात है। यही तो मजा है। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो इस राज्य का नया राजा मैं बनूंगा। चलो, अब वक्त आ गया है, आराम से दबे पाओ। भैरव दबे पांव रानी मृणाल के कक्ष की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही खंजर उठाकर वार करने वाला होता है, तभी पीछे से वीर की आवाज गूंजती है और कमरे की सारी मशालें एक साथ जल उठती हैं। खंजर नीचे रख दो मामा श्री। गिरगिट कितनी भी तेजी से रंग बदले, शिकारी की नजर से नहीं बच सकता। वीर वीर बेटा बेटा तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम तो अपनी माँ से नफरत करते थे ना बेटा। तभी रानी मृणाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चमक थी। भैरव, तुझे क्या लगा कि जो माँ अपने बेटे को 18 साल तक मौत के मुंह से बचाकर ला सकती है, वह तेरे इस घटिया नाटक को नहीं समझ पाएगी? वीर की नाराजगी और मेरी ममता दोनों सिर्फ एक जाल थी, और तुझे और तेरी बेटी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। बुआ, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो बस बहुत हुआ नैरा। तुमने और तुम्हारे पिता ने इस साम्राज्य को जो जख्म दिए हैं ना, उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। माँ ने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने गद्दारी को ही अपना धर्म चुन लिया। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया है? क्या हो गया? मेरे पास अभी भी काली शक्तियां हैं। मैं तुम दोनों को अभी जलाकर खत्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। भैरव मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वीर अपने सिर पर रखे ताज को छूता है और एक दिव्य रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। भैरव की सारी शक्तियाँ उसी पल खत्म हो जाती हैं और वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। भैरव, तूने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। आज से तुझे और नैरा को इस राज्य की काल कोठरी में ताउम्र कैद किया जाता है। यही तुम्हारी गद्दारी का अंजाम है। सैनिकों, इन्हें ले जाओ यहाँ से। इनका चेहरा अब दोबारा इस महल की रोशनी में दिखाई नहीं देना चाहिए। ले जाओ इन्हें। सैनिक भैरव और नैरा को घसीटते हुए ले जाते हैं। महल के बाहर प्रजा राजकुमार वीर की जय के नारे लगाने लगी। रानी मृणाल वीर के सिर पर हाथ रखती है और वीर अपनी माँ के चरणों में झुक जाता है। हाँ, आशीर्वाद दे माँ। अब इस राज्य में सिर्फ न्याय और शांति होगी। आपके आशीर्वाद से ये ताज अब हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों की ढाल बनेगा। मुझे गर्व है तुम पर बेटा।
आज भीमगढ़ को अपना असली वारिस मिल गया। फिर उस दिन के बाद वीर उस राज्य का राजा बनकर खुशी पूर्वक रहने लगता है।